नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाख लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को दिल्ली की कोर्ट ने सीबीआई की मांग पर 26 अगस्त तक कस्टडी में भेज दिया है। इस दौरान देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी चिदम्बरम से 5 रात और 4 दिन तक लंबी पूछताछ करेगी। लंदन की अदालत ने पीएनबी घोटाले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हिरासत 28 दिनों के लिए बढ़ा दी और अब वो 19 सितंबर तक लंदन की वेंट्सवर्थ जेल में ही रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव से पहले बिना इजाजत लगाए गए त्रिमूर्ति पर मचे घमासान को एनएसयूआई के नेता ने सावरकर की मूर्ति पर कालिख पोतकर और बढ़ा दिया है। और दुनिया का फेफड़ा कहे जाने वाले अमेज़न के जंगलों में 2 हफ्ते से लगी भीषण आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन देने वाली इस हरियाली को बचाने के लिए देश और दुनिया भर की हस्तियां ट्वीट कर रही हैं। और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आज जिस तरह से दिन भर हलचल रही पूर्व गृहमंत्री के मामले को लेकर उनके साथ पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। चिदम्बरम को आज सीबीआई ने अदालत में पेश किया और 5 दिन की रिमांड की मांग की गई। हालांकि चिदम्बरम के वकीलों ने उनकी जमानत के लिए लंबी बहस की, लेकिन सुनवाई के बाद जज ने ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद चिदम्बरम को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। हालांकि रिमांड देते हुए कोर्ट ने यह भी साफ कहा कि जांच एजेंसी इस बात का ख्याल रखेगी कि चिदम्बरम की गरिमा को नुकसान न पहुंचे। ये कहा है कि आप जो है एक्यूज्ड की डिग्निटी को किसी और तरीके से हर्ट आप नहीं करेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे। इसके साथ ही चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी की चर्चा भी तेज हो गई है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई है। Also, there are chances of your bail also being cancelled. What do you have to say on that? No, my bail has been confirmed to the Supreme Court. पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। बुधवार रात चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद उनसे देर रात तक पूछताछ हुई। आज सुबह भी सीबीआई ने चिदम्बरम से आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े सवाल पूछे। इसके बाद उन्हें सीबीआई की राउज एवेन्यू अदालत लाया गया। सुरक्षा घेरे में चिदम्बरम मुस्कुराते हुए दिखे और वहां मौजूद अपने परिचितों को उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार भी किया। इसके बाद चिदम्बरम कोर्ट रूम में चले गए, लेकिन इससे पहले सीबीआई दफ्तर पर चहल पहल तेज रही। सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 3 घंटे पूछताछ के बाद सीबीआई की टीम चिदम्बरम को लेकर अदालत के लिए निकली। इस दौरान मीडिया लगातार उनके साथ रही। वहीं सीबीआई अदालत में भी हंगामे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ये काफिला, ये पूरा देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों का जो काफिला है पूरा सुरक्षा घेरे में है। और ये देखिए, ये जो सुरक्षा घेरा, ये दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा कर्मी हैं इसमें। और ये दो जो सुरक्षा बल की ये गाड़ियां हैं, दिल्ली पुलिस की गाड़ी है। और पीछे इसी DL3CC 963 में चिदम्बरम देखिए हाथ हिलाते हुए चिदम्बरम पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम को सीबीआई यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से राउज एवेन्यू कोर्ट ले जा रही है। सीबीआई अदालत में चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम और बेटे कार्ति चिदम्बरम मौजूद थे। इसके अलावा उनके लिए दिग्गज वकीलों की टीम भी मौजूद थी। चिदम्बरम का पक्ष रखने के लिए कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी थे। वहीं सीबीआई की ओर से दलील देने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने ही जज के सामने केस पेश किया। इसके बाद अदालत में चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने बेल की मांग करते हुए अपनी दलीलें रखी और इस दौरान चिदम्बरम कटघरे में खड़े रहे। सबसे पहले सीबीआई के वकील तुषार मेहता ने कहा कि चिदम्बरम को गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तार किया गया। तुषार मेहता ने दलील दी कि चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस हिरासत की जरूरत है। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में गवाह और आरोपियों के साथ चिदम्बरम का सामना करवाना है। केस डायरी पेश करते हुए सरकारी वकील ने दलील दी कि इसमें मनी ट्रेल है, इसलिए इसमें रिमांड की जरूरत है। सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि चिदम्बरम ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। लेकिन इसके बाद चिदम्बरम की ओर से कपिल सिब्बल खड़े हुए और उन्होंने सरकारी वकील के लिए तर्कों को कमजोर बताया। कपिल सिब्बल ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदम्बरम को रेगुलर जमानत मिली हुई है और दूसरे आरोपियों जैसे पीटर और इंद्राणी मुखर्जी भी डिफॉल्ट जमानत पर हैं। सिब्बल ने कहा कि इस मामले में एफआईपीबी की ओर से मंजूरी देने वाले 6 सेक्रेटरी में कोई भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि चिदम्बरम ने जांच में हमेशा सहयोग किया है। उन्होंने सवाल पूछा कि इस मामले में अगर पैसा लिया गया है तो वो पैसा कहां है और साथ ही सवाल उठाया कि केस डायरी में पैसे का जिक्र क्यों नहीं है।
इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा कि चिदंबरम वो जवाब नहीं देंगे जो सीबीआई सुनना चाहती है। सीबीआई को उनके मन का जवाब नहीं मिल रहा, इसीलिए सीबीआई इसे जांच में असहयोग बता रही है। सिंघवी ने साफ कहा कि ये मामला सबूतों के साथ छेड़छाड़ का नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए दलील दी कि रिमांड केवल विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। सिंघवी ने दावा किया कि चिदंबरम से मंगलवार की रात कोई पूछताछ नहीं हुई और आज 11 बजे के बाद पूछताछ हुई और पूछा कि ऐसे में पुलिस कस्टडी की क्या जरूरत है। तो आपको बता दें कि चिदंबरम को अब 26 अगस्त तक रिमांड पर भेज दिया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि चिदंबरम वो जवाब नहीं देंगे जो सीबीआई सुनना चाहती है। उन्होंने कहा कि सीबीआई को उनके मन का जवाब नहीं मिल रहा, इसीलिए सीबीआई इसे जांच में असहयोग बता रही है। महाराष्ट्र के अकोला में 2 गुटों के झगड़े में 2 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के अकोला में 2 गुटों में झगड़े के बाद 2 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार के हाजीपुर में तस्करी करके ले जाई जा रही 200 पेटी शराब बरामद हुई, लेकिन शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के पन्ना में रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए ने हमला कर 2 लोगों को घायल कर दिया। पंजाब के जलंधर में बाढ़ से प्रभावित लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बीजेपी नेता राम माधव ने भोपाल पहुंचकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के सीकर में एक इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के सतना में टेरर फंडिंग के आरोप में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से पाकिस्तान से जुड़े मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप चैट का पता चला है। उत्तराखंड के काशीपुर में एक ऑटो चालक पर 6 स्कूली बच्चों से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से यूपी में अलीगढ़ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने पलायन शुरू कर दिया है। आतंकी गतिविधि की खुफिया सूचना के बाद राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। छात्र संघ चुनाव से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में सावरकर की मूर्ति को लेकर घमासान मचा हुआ है। पहले छात्र संघ के मौजूदा अध्यक्ष ने यूनिवर्सिटी की इजाजत के बगैर वहां मूर्तियां लगवा दी और उसके बाद एनएसयूआई नेता ने अपनी ताकत दिखाते हुए सावरकर की मूर्ति पर कालिख पोत दी। लेकिन इससे पहले एनएसयूआई के नेता अक्षय लाकड़ा ने सावरकर की मूर्ति के साथ लगी भगत सिंह की मूर्ति पर माला चढ़ाई। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर भी माला डाली गई, उनको बाकायदा प्रणाम किया गया। इसके बाद अक्षय लाकड़ा सावरकर की मूर्ति की ओर बढ़े और सबसे पहले उनके गले में पहले से पड़ी माला को तोड़ दिया। इसके बाद वो अपने समर्थक के हाथ से जूते की माला लेकर सावरकर की मूर्ति की ओर बढ़े। उनका इरादा देखकर वहां मौजूद एक लड़के और सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की। भाई हेलो रुको सर, दिल्ली रेलवे का स्टूडेंट आपके तरफ आ रहा है। अरे दिल्ली रेलवे का स्टूडेंट हम। अरे भाई नहीं, जूते नहीं डालो। अरे जूते नहीं डालो भाई। अरे भाई नहीं, अरे भाई नहीं, अरे भाई नहीं तुम्हें यार। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड रोकते रहे, लेकिन एनएसयूआई नेता ने मूर्ति पर पहले जूते की माला डाली और उसके बाद कालिख लगानी शुरू कर दी। इस शक्ति प्रदर्शन के बाद एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने अपनी राष्ट्रभक्ति का सबूत देना भी जरूरी समझा। भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी के सामने सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के साथ वीर सावरकर की मूर्ति चोरी छिपे रात नहीं लगाई गई थी। सावरकर की मूर्ति को कालिख भी आधी रात नहीं लगाई गई। 2 दिन पहले छात्र संघ के अध्यक्ष शक्ति सिंह ने ये तीनों मूर्तियां एक साथ स्थापित करवाई थी। कैंपस में उसी दिन से मामला गर्म है, क्योंकि दूसरे छात्र संगठनों की आपत्ति के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया और हिसाब बराबर करने के लिए एनएसयूआई ने खुद मोर्चा संभाल लिया। भगत सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनएसयूआई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सावरकर की मूर्ति को लेकर डीयू में सियासत तेज है, क्योंकि अगले महीने ही वहां छात्र संघ के चुनाव होने हैं। और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं वो विभाजन करने वाले विचार रहे हैं, समाज को बांटने वाले विचार रहे हैं। और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन के अंदर उस तरीके के वहां पर मूर्तियां लगेंगी, बस लगेंगे, तो ये कहीं न कहीं नौजवानों को गुमराह करने का काम करेगा। एबीवीपी ने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है, लेकिन एनएसयूआई के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद तय है कि ये मामला तूल पकड़ेगा।
उधर जैसे ही एबीवीपी को पता चला कि एनएसयूआई के नेताओं ने सावरकर की मूर्ति का अपमान किया है, वो भी कैंपस पहुंच गए। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पहले तो मूर्ति की साफ सफाई की, फिर सावरकर की मूर्ति का दूध से अभिषेक किया। एनएसयूआई से नाराज इन कार्यकर्ताओं ने यहां तक दावा किया कि अब हर विद्यालय में सावरकर की मूर्ति लगाई जाएगी। देखिए, राजनीति, अगर हम राजनीति में है तो राजनीति होना लाजमी है, और ये देश राजनीति, सेंटीमेंट, सभी चीजों से, धर्म से, सभी चीजों को जोड़ के देखता है। अगर परमिशन हमने 6 महीने से हम मांग कर रहे हैं, हम भी वीसी साहब को, प्रोक्टर मैम को, वीसी साहब को, हमारे अध्यक्ष और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार मांग की कि आप हमें परमिशन दीजिए, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा। कार्रवाई करवाएंगे जरूर। नहीं, हमारे देश में शहीदों की मूर्ति लगाने की परमिशन है, उसके लिए परमिशन चाहिए, लेकिन अगर जूते की माला पहनानी है उसके लिए परमिशन नहीं है। हमारे देश में महाराणा प्रताप क्रांतिकारी थे या नहीं थे, उस पे परमिशन चाहिए, लेकिन अकबर महानता, उसके लिए किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये गलत है, और जो उन्होंने किया है ये निंदनीय है, माफी के योग्य नहीं है। पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन देने वाले अमेज़न के जंगल करीब 2 हफ्ते से जल रहे हैं। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े जंगल और दुनिया के फेफड़े के नाम से जाने जाने वाले अमेज़न जंगल में आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। इस साल वहां पर आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी जो आग लगी है उससे तबाही का मंजर और भयावह होता जा रहा है। इस आग की वजह से अमेज़न, रोंडानिया और साओ पाउलो में अंधेरा छा गया है। इन जगहों पर लगी आग से ब्राजील का 2700 किलोमीटर क्षेत्र प्रभावित हुआ है। पूरी दुनिया से लोग सोशल साइट्स पर यहां की फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं, साथ ही सरकारों से इसे ठीक करने की अपील और जीव जंतुओं के लिए दुआ कर रहे हैं। ब्राजील के स्थानीय लोग मीडिया से नाराज हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये आग अगस्त के पहले हफ्ते में ही लग गई थी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को कोई अहमियत नहीं दी। वहीं अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन से मिली तस्वीरों के मुताबिक पिछले साल ही अमेज़न के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में 83% इजाफा हुआ है। इससे यहां पर प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इस साल की शुरुआत से अब तक अमेज़न के जंगलों में 73,000 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। जिसकी वजह से ट्विटर पर सेव द अमेज़न और प्रे फॉर अमेज़ोनास ट्रेंड हो रहा है। लोग इसके जरिए ब्राजील की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अपील कर रहे हैं कि अमेज़न के जंगलों को बचाने के लिए कुछ करें। अमेज़न के जंगलों में आग लगने से जीव जंतुओं की भी मौत हो रही है। बहुत से लोग मरने वाले जानवरों की तस्वीरें भी ट्वीट कर रहे हैं। दरअसल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेज़न के जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हैं। ये यूरोपीय संघ के देशों के क्षेत्रफल में करीब 1.5 गुना बड़ा है। अमेज़न के जंगलों को दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में मौजूद ऑक्सीजन का 20% हिस्सा हवा में छोड़ता है। अमेज़न के जंगलों में 16,000 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। करीब 39,000 करोड़ पेड़ अमेज़न के जंगलों में मौजूद हैं। अमेज़न के जंगलों में 400 से 500 से ज्यादा स्वदेशी आदिवासी जातियां रहती हैं। इनमें करीब 50% आदिवासी प्रजातियों ने न तो कभी बाहर की दुनिया से किसी तरह का संपर्क किया है। अमेज़न के जंगलों में लगी आग की ध्यान आकर्षित करने के लिए कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी आवाज उठाई है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर जंगल में लगी आग की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अमेज़न के जंगल बीते हफ्ते से जल रहे हैं। ये सच में डरावनी खबर है। मैं उम्मीद करूंगी मीडिया इस पर ज्यादा अटेंशन दे। #SaveAmazon। अर्जुन कपूर ने लिखा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग ये बहुत ही भयावह खबर है, और मैं ये सोच भी नहीं सकता कि इसका असर पूरी दुनिया के पर्यावरण पर क्या होगा। ये बहुत ही दुखद है। #PrayForAmazons। एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने लिखा है कि भयावह है कि अमेज़न के जंगल में आग लगी है। प्लेनेट में 20% ऑक्सीजन यहां से बनती है। बीते 16 दिनों में यहां आग लगी हुई है। इस पर कोई मीडिया कवरेज नहीं हो रही है। क्यों? आलिया भट्ट ने लिखा है कि हमारे प्लेनेट के फेफड़े जल रहे हैं। अमेज़न की आग से पेड़ पौधों को काफी नुकसान पहुंचा है। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। वो ऑक्सीजन देते हैं, हम उसके बगैर जी नहीं सकते। जाने माने गीतकार जावेद अख्तर भी प्रियंका चोपड़ा के सपोर्ट में उतर आए हैं। जावेद अख्तर ने कहा कि देश के नागरिक के तौर पर प्रियंका का कश्मीर पर केंद्र के फैसले का सपोर्ट करना स्वाभाविक है। इससे पहले पाकिस्तान की मंत्री शिरीन एम मजारी ने यूनिसेफ को खत लिखकर प्रियंका चोपड़ा को यूएन की गुडविल एम्बेसडर फॉर पीस के पद से हटाने की मांग की थी। I know Priyanka Chopra personally. She is an extremely cultured and decent and educated person. But the fact remains that she is an Indian. If there is some kind of a controversy and difference of point of view between an average Indian and the Pakistani establishment, obviously her point of view will be an Indian point of view, and what else do you expect from her?
and if that has upset the Pakistani establishment, so be it. And if they have all the right. I mean, who are we to tell them not to go to UN or go to UN? But I think they will learn. नालंदा में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर जमकर पथराव किया गया। बिहार के नालंदा में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव किया, जिसमें 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर की टक्कर में महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। गाजियाबाद में 3 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर कर पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। अपराधी भैया की पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी हुई। ये एक शातिर अपराधी है, इस पर गैंगस्टर, लूट और चोरी के मुकदमे हैं। इसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। इस पर पूर्व से ही 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस बदमाश के पास से नाया असला और कारतूस भी बरामद हुआ। यूपी के श्रावस्ती में घर में सो रहे एक बच्चे को तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया। मध्य प्रदेश के शहडोल में खेत में जा रहा ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें बैठे पति पत्नी की दबने से मौत हो गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आर्टिफिशियल बारिश का अनूठा प्रयोग किया गया, जिसमें अमेरिका से आए विशेष विमान से बारिश की गई। पंजाब के जालंधर में बाढ़ से हुई तबाही का सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हवाई दौरा का जायजा लिया। आगरा के गांव में एक बड़ा अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। अजगर एक बकरी को अपना निवाला बना चुका था। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज के पानी ने बैराज को भी नुकसान पहुंचाया है। यूपी के भदोही में एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। हरियाणा के करनाल में एक प्रेमी जोड़े को कुछ लोगों ने जूतों की माला पहनाकर उनको घुमाते हुए नजर आए। दरअसल करनाल में 2 बच्चों की मां को एक युवक से प्यार हो गया। दोनों साथ रहने लगे, जो गांव के लोगों को रास नहीं आया। और प्रेमी जोड़े के गले में जूतों की माला डाली और उनका मुंह काला कर पूरे गांव में घुमाया। जानकारी के मुताबिक दनियालपुर गांव के पूर्व सरपंच के घर पर दोनों पक्षों की पंचायत हुई। पंचायत में दोनों को सजा देने का फैसला किया गया। तय कि पूर्व सरपंच की मौजूदगी में हुए फैसले के बाद दोनों के गले में जूतों की माला डाली गई और फिर उनका मुंह काला किया गया और उन्हें इस हालत में पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान कुछ महिलाएं लड़की को पीटती दिखाई दी, तो कुछ लोग लड़के को थप्पड़ जड़ते दिखे। इतना ही नहीं, दोनों को घंटों इसी तरह जलील कर गांव में घुमाया गया और गांव से निकल जाने का फरमान सुनाया गया। ये काम की मंडी है भाई मारे। इस बीच लड़के और लड़की के परिवार वालों ने भी पंचायत के इस फरमान के बाद अपनी जान को खतरा बताया। अब कल भी वो हाथ नहीं छोड़ रही थी, मैंने तो मरना और जीना इसी के साथ है। इन्होंने जबरदस्ती उसको भी पीटा, मुंह काला किया। इधर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ित लड़के के बयान पर गांव के 12 लोगों को नामजद और करीब 10 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस भले ही पीड़ित लड़के और लड़की को सुरक्षा देने की बात कह रही हो, लेकिन पंचायत को तुगलकी फरमान सुनाने और लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का हक किसने दिया? बांध से जब पानी छोड़ा जाता है तो फिर कैसा तूफान उठता है, इसका नजारा हिमाचल के बिलासपुर में देखने को मिला। जब पानी में बुरी तरह से डूबे पौंग डैम के गेट को एकाएक पानी प्रचंड वेग से बहने लगा। बचाव की रफ्तार इतनी तेज बहाव की कि पानी में धुआं सा उठ रहा था। जल का ये रौद्र रूप किसी को भी चौंका देगा। बांध से पानी छूटने के बाद सीमा से सटे पंजाब के गांव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश हुई, जिसने राज्य में करीब 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बॉलीवुड के सबसे बड़े खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने दुनिया के 10 सबसे अमीर सितारों में इकलौते बॉलीवुड अभिनेता के तौर पर जगह बनाई है। मशहूर फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के 10 सबसे अमीर अभिनेताओं की लिस्ट जारी की है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार चौथे नंबर पर है। फोर्ब्स ने जून 2018 से जून 2019 के बीच अक्षय कुमार की कुल कमाई $65 मिलियन यानी करीब 466 करोड़ रुपए बताई है। अक्षय कुमार ने हॉलीवुड के ब्रैडली कॉपर, विल स्मिथ और जैकी चैन जैसे बड़े नामी सितारों को पछाड़कर टॉप 5 में जगह बनाई है। जबकि रेसलर से एक्टर बने रॉक नाम से मशहूर अमेरिकी एक्टर ड्वेन जॉनसन दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेता बन गए। ड्वेन जॉनसन की कुल कमाई $89.4 मिलियन आंकी गई है।
इसके साथ ही अक्षय कुमार 100 अभिनेताओं की लिस्ट में जगह पाने वाले बॉलीवुड के इकलौते सितारे भी हैं, क्योंकि अब की बार लिस्ट में शाहरुख और सलमान खान के नाम भी नहीं है। पिछले साल 257 करोड़ की कमाई के साथ सलमान 82वें नंबर पर थे, जबकि शाहरुख 2 साल से इस लिस्ट में जगह नहीं बना सके हैं। यही नहीं, 2019 के 100 सबसे महंगे सितारों की लिस्ट में अक्षय कुमार 33वें नंबर पर हैं। पिछले 1 साल में उन्होंने एक फिल्म के लिए 34 करोड़ से लेकर 68 करोड़ रुपए तक लिए हैं। पटियाला में करोड़ों की जीएसटी चोरी के आरोप में एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के पटियाला में कबाड़ का काम करने वाले एक शख्स को करोड़ों की जीएसटी चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे लाखों रुपए की स्मैक बरामद की। यूपी के मऊ में एक दरोगा के पारिवारिक झगड़े में दरोगा ने दूसरे पक्ष पर पत्थरों से हमला किया। इंदौर की सेंट्रल जेल में बंद कैदी गणपति उत्सव को लेकर गणेश जी की सुंदर मूर्तियां बनाने में जुटे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में नगरपालिका कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दी। यूपी के चंदौली में 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। यूपी के शामली में छात्र नेता की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने दावा किया कि यह ऑनर किलिंग का मामला है, जिसमें मारे गए युवक की प्रेमिका के परिजनों ने इस वारदात को अंजाम दिया। एम्स में इतनी बड़ी आग लगने के बावजूद देहरादून के बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में आग से निपटने के लिए इंतजाम नाकाफी दिखे। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ से गंगा में सिल्ट बढ़ने से गंग नहर को बंद कर दिया गया, जिसके बाद कई जिलों में पीने के पानी का संकट खड़ा हो सकता है। महाराष्ट्र के ठाणे रेलवे स्टेशन पर पुलिस के डर से एक चोर ने खुद पर ही हमला कर दिया, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक और कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए हैं। और भोपाल में तो कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर के सामने जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में केंद्र सरकार और सीबीआई के खिलाफ पोस्टर लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिदम्बरम के मामले में सरकार पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के द्वारा जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है और जितने विपक्षी दल हैं, कांग्रेस सहित सबको टारगेट करके मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, तोड़ा जा रहा है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। वहां भी कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर बैनर लिए सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर तमिलनाडु में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर विरोध जताया। चेन्नई में कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसी तरह यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी पूर्व गृहमंत्री की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन किया। दिल्ली में विपक्ष के नेता कश्मीर के मुद्दे पर विरोध जताने के लिए जंतर मंतर पर जुटे थे, लेकिन वहां भी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पहुंचे। कार्ति चिदम्बरम की मौजूदगी की वजह से बगैर कुछ कहे चिदम्बरम की गिरफ्तारी का मुद्दा केंद्र में आ गया। उधर कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों ने चिदम्बरम के मामले में खुलकर उसका साथ दिया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने भी इस मामले में सरकार को घेरा। चिदम्बरम इज अ सीनियर पॉलिटिशियन, ex-finance minister and home minister of this country. Which way his matter has been handled, that is very depressing and that is very sad and bad also. जिस तरह से विझंट कर रहे हैं, ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा आपके बारे में। या तो आपने तय कर लिया, वेंडेटा को इतना परफेक्ट कर लिया इस आर्ट को, अब ये तो मुझको लगता है कि आपका अपनी तरह का फाइनल सोल्यूशन है कि अपोजिशन के लीडर्स के लिए ये फाइनल सोल्यूशन और बाकी जहां आपका विरोध है या जो चीजें आपके पक्ष में नहीं है, वहां के लिए अलग फाइनल सोल्यूशन, ये उचित नहीं है। इसके अलावा कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किए। एक फासिसीय राज की ओर इस मुल्क के जो बढ़ते कदम हैं, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। जब आपने भ्रष्टाचार किया है तो कानून अपना काम कर रहा है, और कानून काम कर रहा है तो कानून के काम में दखल दे रहे। पूर्व गृह मंत्री यहाँ दरवाजा नहीं खोल रहे। ये तो कोई बाहुबली होता है, दरवाजा नहीं खोलता है तो ऊपर से पुलिस कूदती है, जाती है, पकड़ती है, खींचती है, लाती है। इतनी ज्यादा दुश्वारी, इतनी दिक्कत उन्होंने, आप देश के गृह मंत्री रहे हैं, कुछ तो कानून समझ में आया होगा। चिदम्बरम को सीबीआई की रिमांड के बाद तय है कि ये मामला और तूल पकड़ेगा।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार के सुपौल में पुलिस विभाग की फजीहत हो गई जब पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान राइफल से एक भी गोली नहीं चली। वहां पर श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा कई दिग्गज नेता पहुंचे थे और पुलिस महकमे के भी आला अफसर मौजूद थे। पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जा रही थी, लेकिन जैसे ही गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पुलिस वालों ने राइफल उठाई, वहां अच्छा खासा ड्रामा खड़ा हो गया। एक साथ 21 राइफलें उठी, सभी के ट्रिगर दबाए गए, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। ऐतिहासिक 303 राइफल थामे पुलिस वाले भी हैरान थे। पूरी ताकत से ट्रिगर दबाने के बावजूद गोली नहीं चली। वहां मौजूद एक अधिकारी को अपने विभाग की लापरवाही पर पूरा यकीन था, लिहाजा उन्होंने करीब जाकर पूछ लिया कि बंदूक में गोली भरी भी है या नहीं। हक्के बक्के पुलिस वाले अधिकारी को क्या जवाब देते, क्योंकि राजकीय सम्मान देने के लिए खड़े थे। वहां गोली या बंदूक के साथ इंजीनियरिंग नहीं की जा सकती थी, लेकिन सिचुएशन ये थी कि सामने मुख्यमंत्री समेत दिग्गज नेता और आला अधिकारी खड़े थे, इसीलिए पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे। भड़कते हुए एक आला अधिकारी राइफल की जांच करने पहुंचे। एक पुलिस वाले से गोली दिखाने को कहा। आला अधिकारी का अंदाजा ठीक था, बंदूक में भरी गई गोली पुरानी थी, इसलिए खराब हो गई थी, और कमबख्त ने ठीक मौके पर जवाब दे दिया। 21 राइफलों से एक भी गोली नहीं चली, यानी कि पुलिस की गोली ने उसे ही गोली दे दी। असल में गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए ब्लैंक कार्ट्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इन गोलियों में छर्रा नहीं होता, सिर्फ बारूद भरी होती है जिससे आवाज निकलती है। इसकी सप्लाई पुलिस विभाग को अलग से की जाती है, लेकिन बताया जा रहा है कि काफी दिनों से ब्लैंक कार्ट्रिज की सप्लाई नहीं की गई थी, इसलिए पुरानी सप्लाई से काम चलाया जा रहा है। और ये पुरानी गोलियां ऐन मौके पर दगा दी गई। पुलिस की फजीहत जो हुई सो हुई, विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया। ये हमको लगता है नकली गोली आ गया, असली गोली कहाँ चला गया पता नहीं, और इस ढंग से नकली गोली देकर के ये अपमान करना हुआ। गोली नहीं चलने से आरजेडी विधायक को हैरानी भी हुई और गुस्सा भी आया। उन्होंने इसे पूर्व सीएम का अपमान बताते हुए जांच की मांग कर दी। पुलिस विभाग ने भी मामले को रफा दफा करने के लिए जांच का आदेश दे दिया। कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना को, ये कहावत एक बार फिर से सच साबित हुई है। दरअसल गुजरात के सूरत में बीच सड़क पर बैठा 7 साल का एक बच्चा कार के नीचे आ गया। इसे चमत्कार कहीं या फिर कुछ और, कार बच्चे के ऊपर से गुजर गई, लेकिन उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। तस्वीरों में देखिए कैसे दीप पंसूरिया नाम का ये बच्चा बारिश के बीच छाता लेकर सूरत के हरे कृष्णा सोसाइटी में चलता दिख रहा है। इसी बीच वो अपने छाते के साथ सड़क पर बैठकर कुछ करने लगता है। बच्चे ने बैठकर पूरी तरह खुद को छाते से ढक लिया। अब बच्चे को पीछे से देखिए कैसे एक कार ड्राइवर अपनी गाड़ी को घुमाने के लिए उसे पीछे करते हुए बच्चे की ओर बढ़ता है। गाड़ी पहले धीरे धीरे रिवर्स होती है, फिर तेज होने लगती है, और देखते ही देखते बच्चा छाते समेत चलती गाड़ी के नीचे चला जाता है। उधर ड्राइवर को इस बच्चे के कार के नीचे दबने का कोई एहसास नहीं था और वो दोबारा अपनी कार को आगे की ओर ले जाने लगा। इसी बीच वहां खड़े एक शख्स की नजर बच्चे पर पड़ गई और उसने कार को हाथ देकर रोका। इसके बाद कार में बैठे सभी लोग गाड़ी से बाहर निकले तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि कार के गुजर जाने के बाद भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसी बीच बच्चे के घर से एक महिला बाहर आई और अपने बच्चे को सकुशल देख भावुक हो गई और अपने बच्चे को गले लगा लिया। ये पूरा वाकया 19 अगस्त का है। बच्चे को खरोंच तक नहीं आने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 10वें दिन अयोध्या के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद जमीन विवाद मामले की सुनवाई हुई। आज याचिकाकर्ता गोपाल सिंह विशारद की ओर से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने अपनी दलीलें शुरू की और तर्क दिया कि मेरी दलीलें वकील परासरन और वैद्यनाथन द्वारा दिए गए उन तर्कों से सहमत हैं जो साबित करते हैं कि जमीन खुद में दैवीय भूमि है। भगवान राम का उपासक होने के नाते मेरा वहां पर पूजा करना अधिकार है। इसके बाद वकील रंजीत कुमार ने ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किए गए दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और 80 साल के अब्दुल गनी की गवाही का हवाला देते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद जन्म स्थान पर बनी है। ब्रिटिश राज में मस्जिद में सिर्फ जुमे की नमाज होती थी, हिंदू भी वहां पर पूजा करने आते थे। 1935 के बाद से ही मुस्लिमों ने जगह पर नमाज नहीं पढ़ी है और इसे गलत रूप में बाबरी मस्जिद कहा गया, जबकि हिंदुओं ने जन्म स्थान पर पूजा जारी रखी। वकील रंजीत कुमार ने अब्दुल गनी का वो एफिडेविट दिखाया जिसमें कहा गया है कि राम मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनाए जाने के बावजूद हिंदू यहां पूजा करते रहे और जमीन का अधिकार नहीं छोड़ा। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने वकील रंजीत कुमार से कहा कि एफिडेविट देने वाले लोगों का उपस्थित होना जरूरी है ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सके।
इस पर याचिकाकर्ता गोपाल सिंह विशारद के वकील ने कहा कि उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया, लेकिन वो लोग खुद सामने आए थे और उन्होंने बयान दिया था। रंजीत कुमार ने कई गवाहों के बयान का इस दौरान जिक्र किया और दावा किया कि सारे एफिडेविट का सार देखें तो मुस्लिमों ने यह स्वीकार किया है कि 1935 के बाद से ही उस स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है और इसीलिए अगर हिंदुओं को यह जमीन वापस कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। दिवंगत गोपाल सिंह विशारद ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जनवरी 1950 में फैजाबाद कोर्ट में राम मंदिर के लिए मुकदमा दायर किया था। उन्होंने वहां स्थापित देवताओं की पूजा के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। चंद्रमा का सफर कर रहे चंद्रयान 2 ने चांद की पहली तस्वीर भेजी है। चंद्रयान के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह से 2650 किलोमीटर की ऊंचाई से ये तस्वीर ली है। इसरो ने खुद इस तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। चंद्रयान 2 ने 21 अगस्त को चंद्रमा की ये तस्वीर ली थी। वाराणसी में बाढ़ से निचले इलाके के लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। वाराणसी में गंगा में आई बाढ़ से निचले इलाकों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद लोग पलायन करने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन में जिला अस्पताल की छत अचानक से गिर पड़ी, जिससे एक शख्स घायल हो गया। यूपी में ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके से लापता 8 महीने के बच्चे का शव मिलने पर पुलिस ने दावा किया है कि बच्चे को मां ने ही गला घोटकर मार डाला। नोएडा की कंपनी पर विदेश में नौकरी का झांसा देकर 200 युवकों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप लगा है। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल पर माइक्रोस्कोप की खरीद में घोटाले का आरोप लगा, जिसमें कांग्रेस विधायक मुन्नालाल गोयल ने जांच की मांग उठाई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके जगदलपुर में एक परिवार ने अपना म्यूजिकल बैंड तैयार किया, जिसको सोशल मीडिया में लाखों हिट्स मिले। गुजरात में सूरत के एक तेल गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसको बुझाने में फायर ब्रिगेड को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लखनऊ के मोरंग मंडी इलाके में आपसी झगड़े के बाद हंगामा हो गया। इस दौरान पुलिस बेबस नजर आई। उत्तराखंड के रुड़की में कच्चा बनियान गिरोह ने 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। लंदन में दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ी अवनीश तिवारी को यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने घर जाकर शुभकामनाएं दी। मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे थोड़ी देर पहले ईडी के दफ्तर से बाहर निकले। कोहिनूर इमारत मामले में ईडी ने राज ठाकरे से कई घंटे पूछताछ की। ईडी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी के बेटे उन्मेष जोशी के स्वामित्व वाले कोहिनूर सीटीएनएल में 850 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज और निवेश में घोटाले की जांच कर रहा है। इस कंपनी से राज ठाकरे भी जुड़े हुए थे, इसीलिए उनसे पूछताछ की गई। आज राज ठाकरे के साथ उनके बेटे, बेटी और पत्नी भी ईडी के ऑफिस गए थे। सुबह करीब 11 बजे राज ठाकरे से पूछताछ शुरू हुई। थोड़ी देर पहले राज ठाकरे ईडी के दफ्तर से पूछताछ खत्म होने के बाद बाहर निकले। और इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारी संवाददाता उर्वशी कोना हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से। उर्वशी, अभी तक पता लग पाया है कि इस 10 घंटों के दौरान क्या सवाल पूछे गए राज ठाकरे से, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ? उर्वशी, आप सुन पा रही हैं मुझे? मुझे लगता है कि शायद उर्वशी से इस बार हमने देखा कि राज ठाकरे के साथ उनका पूरा परिवार शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाने के लिए ईडी के दफ्तर के बाहर जो है खड़ा रहा। इस बीच हमने देखा कि उन्मेष जोशी जो पिछले 2 दिन से ईडी के दफ्तर में उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस पूरे स्टेटमेंट के आधार पर आज जो है राज ठाकरे के साथ पूछताछ की गई। राज ठाकरे ने जहाँ पे कुछ जवाब अच्छी तरह से दिए, वहीं कुछ जवाब ये बोलकर टाल दिया कि ये बहुत ही पुराना मामला है और उन्हें अभी फिलहाल कुछ याद नहीं है। हमने ये भी देखा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है उनके राज ठाकरे के जो एडवाइजर हैं, उनके साथ जो थे लॉयर्स हैं जो एडवाइस करते हैं, वो भी कुछ शायद डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है दफ्तर तक पहुंचे और उन्होंने डॉक्यूमेंट शो किए। अब जो है कल राज ठाकरे को बुलाया नहीं गया है, पर अगर जरूरत पड़े। अच्छा उर्वशी, मुझे एक चीज और क्लियर कर दीजिए कि ये पूछताछ अब खत्म हो गई है या आज के लिए खत्म हुई है? कल फिर आगे, कल या परसों फिर पूछताछ हो सकती है?
नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि कल जो है राज ठाकरे को नहीं बुलाया जाएगा, बुलाया नहीं गया है। अभी तक के लिए पूछताछ खत्म हो गई है इस पूरे मामले में, और अगर जरूरत पड़ी तो राज ठाकरे को फिर से बुलाया जाएगा। ठीक है उर्वशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस जानकारी के लिए। और अब आपको बताते हैं कि जो मामला है जिसमें राज ठाकरे को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, ये है क्या दरअसल। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था IL&FS ने कोहिनूर CTNL को लोन दिया था, इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी किया था। कोहिनूर CTNL ने लोन पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। कोहिनूर CTNL में राज ठाकरे भी पार्टनर थे, हालांकि बाद में वो अपना शेयर बेचकर कंपनी से बाहर हो गए थे। राज ठाकरे ने उसी साल अपने शेयरों को बेचा जब IL&FS ने घाटे में CTNL के शेयर बेचे थे। ईडी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था IL&FS की ओर से कोहिनूर CTNL को दिए गए कर्ज में अनियमितता की जांच कर रही है और इसी सिलसिले में राज ठाकरे को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सिलीगुड़ी में NBU यानी नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि राज्य सरकार NBU के गेस्ट टीचर्स की नौकरी पक्की करने जा रही है, जिससे योग्य उम्मीदवारों के पीछे रहने और पक्षपात होने की संभावना है। इसलिए नॉर्थ बंगाल की यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता छात्रों ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी से गेस्ट टीचर्स को पक्की नौकरी न देने की अपील की। NBU के छात्रों का कहना है कि ममता सरकार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के गेस्ट टीचर्स का स्थायीकरण करने जा रही है, जिसके चलते योग्य उम्मीदवारों को पीछे रह जाने और पक्षपात होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इससे कॉलेजों में पढ़ाई का स्तर गिरेगा। छात्रों के इस आंदोलन के चलते NBU से जुड़े कई कॉलेजों में पढ़ाई और मैनेजमेंट के काम ठप हो गए हैं, जिसे देखते हुए NBU के उप कुलपति सुबीरेश भट्टाचार्य ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए। This protest is against the government who has said and given a job security to the guest lecturers, the ad hoc teachers and the contractual teachers. We are protesting against this because our future has become bleak. इसके अलावा छात्रों का कहना है कि जब तक ममता सरकार कॉलेजों में गेस्ट टीचर्स के स्थायीकरण के फैसले को रद्द नहीं करती है, तब तक वो लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। यूपी में एनकाउंटर में इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बदमाश और एक सिपाही घायल हो गया। यूपी के सीतापुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगों ने एक नाबालिग को जला दिया, जिसके बाद लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के मुरादाबाद में मंदी से जूझते पीतल कारोबार को जन्माष्टमी से पहले पीतल के लड्डू गोपाल और झूले बनाने के बड़े ऑर्डर मिले। पटना की मिल्क मार्केट में अतिक्रमण हटाने पहुंचे दस्ते की आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ भिड़ंत हो गई, जिसके बाद तेजस्वी ने कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दिखाने को कहा। हैदराबाद में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी Amazon की दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा रेलवे स्टेशन पर खुदकुशी की कोशिश करने वाली लड़की को आरपीएफ के जवानों ने बचा लिया। यूपी के हरदोई में फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश करने वाले शख्स को पुलिस ने ऐन वक्त पर जाकर बचा लिया। दिल्ली के पंजाबी बाग में एक डिपार्टमेंटल स्टोर से लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भूस्खलन की वजह से मनाली लेह हाईवे पर भारी जाम लग गया। शेयर बाजार में पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 587 अंक गिरकर 36,472 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 170 पॉइंट्स गिरकर 10,741 पर बंद हुआ। पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने पाकिस्तान सीमा से सटे फिरोजपुर में जबरदस्त तबाही मचाई है। बाढ़ ने जिले के खेत खलिहान डुबो दिए। हजारों एकड़ में खेत तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से किसानों की करोड़ों की फसल बर्बाद हो गई। अभी जहां देखो वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल भाखड़ा बांध का पानी छोड़े जाने के बाद फिरोजपुर के सतलुज दरिया में 1 लाख क्यूसेक पानी आ गया था, जिसके बाद पूरे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका के कोलोराडो में इतनी तेज हवा चली कि पार्क में रखे गद्दे भी उड़ने लगे। उस वक्त पार्क में बहुत सारे गद्दे रखे हुए थे जो तेज हवा के साथ एक साथ उड़ने लगे। हवा में कलाबाजी खाते हुए गद्दे आगे बढ़े जा रहे थे। इस बीच पार्क में मौजूद शख्स गद्दों के पीछे भाग रहा था, लेकिन गद्दे उसकी पकड़ में नहीं आ रहे थे। गद्दों को उड़ता देख लोग भी भागे, लेकिन गद्दों के उड़ने की भागने की रफ्तार ज्यादा तेज थी। देखते ही देखते गद्दों ने पार्क की रेलिंग पार कर दी और दूसरी तरफ चले गए। सूरत में बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स के गले से चेन खींच ली
उस आदमी को जरा भी एहसास नहीं था कि घर के पास ही ये वारदात उसके साथ हो सकती है, लेकिन ये लापरवाही उसे महंगी पड़ी और उस पर नजर बनाए हुए बदमाशों ने एक झटके में उसके गले से चेन छीन ली। हालांकि उस आदमी ने बाइक पर भाग रहे बदमाशों का दिलेरी के साथ पीछा किया। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा भी था। फिर भी बच्चे को एक बाह में उठाए हुए ये शख्स बदमाशों के पीछे भागा। इस तरह पीछा करते हुए देखकर बदमाश भी सहम गए, लेकिन वो बाइक की रफ्तार तेज कर भागने में कामयाब रहे। इससे पहले इन दो बदमाशों ने शातिर तरीके से चेन स्नैचिंग को अंजाम दिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में साफ दिखा कि ये शख्स अपने कुछ रिश्तेदारों को छोड़ने आया। वहीं पर खड़े होकर ये सभी लोग आपस में बात करने लगे और फिर बाकी लोग कार में बैठ गए। ये आदमी अपने बच्चे को गोद में उठाए अपने घर की ओर आने लगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पीछे बाइक पर सवार दो लोग लगातार उस पर नजर बनाए हुए थे। उधर कार वहां से रवाना हुई, इधर बाइक सवार इस आदमी के ठीक पीछे पहुंच गए। एक बार तो इस शख्स ने पीछे पलटकर भी देखा, लेकिन उसने गौर नहीं किया कि मुंह पर कपड़ा लपेटे दो बदमाश उसकी ओर ही बढ़ रहे थे और ये लापरवाही इस शख्स को भारी पड़ गई। पलक झपकते ही बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने इस आदमी के गले से चेन छीन ली, लेकिन उतनी ही जल्दी ये आदमी भी हरकत में आ गया। बाइक बमुश्किल चंद कदम आगे गई थी कि उसने बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। तेजी से भागता हुआ वो बाइक के पीछे पहुंच गया, लेकिन उसकी गोद में बच्चा था और उसे लेकर वो और तेजी से नहीं भाग सकता था, इसीलिए वो थक कर रुक गया। इधर बदमाशों ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और वहां से निकल भागने में कामयाब रहे। इस इलाके में चेन स्नैचिंग की लगातार हो रही वारदातों से हड़कंप मचा हुआ है और लोगों में नाराजगी है। कांग्रेस के सद्भावना कार्यक्रम में बोलते हुए सोनिया गांधी ने इशारों में मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहुमत का इस्तेमाल कभी डर और भय फैलाने के लिए नहीं किया। स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए नहीं किया, असहमति और मुख्तलिफ नजरियों को कुचलने के लिए नहीं किया, लोकतांत्रिक परंपरा और जीवन शैली के लिए खतरा पैदा करने के लिए नहीं किया। 1989 और ईमानदारी में कांग्रेस दोबारा पूरे बहुमत से अकेले जीत कर नहीं आ सकी। तोराजी जी ने गरिमा और विनम्रता के साथ जनादेश स्वीकार किया। मोदी सरकार की ड्रीम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अब जल्द ही दिल्ली से कटरा तक दौड़ेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि वंदे भारत ट्रेन के चलने की तारीख अभी तय नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य होते ही ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी जाएगी। फिलहाल दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का टाइम टेबल और किराया तय कर दिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस हफ्ते में 5 दिन चलेगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 6 बजे चलेगी और दोपहर 2 बजे श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंच जाएगी। वहीं वापसी में ये ट्रेन कटरा से दोपहर 3 बजे चलेगी और रात 11 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। नई दिल्ली से कटरा के बीच चलाई जाने वाली ये ट्रेन बीच में अंबाला कैंट, लुधियाना और जम्मू तवी पर रुकेगी। नई दिल्ली से कटरा तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 3000 रुपए रखा गया है, जबकि चेयर कार के लिए 1600 रुपए किराया देना होगा। ट्रेन 18 के नाम से मशहूर यह हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरह से भारत में बनाई गई है। इसे चेन्नई की रेल कोच फैक्ट्री में महज 18 महीने में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत तैयार किया गया है। भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस अभी नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 15 फरवरी को पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 27 सितंबर को अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी वहां पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ह्यूस्टन जाएंगे, जहां पर उनके लिए एक मेगा कार्यक्रम हाउडी मोदी का आयोजन किया जा रहा है, जहां पीएम मोदी को सुनने के लिए लगभग 50,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ह्यूस्टन अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा शहर है, जहां 1,30,000 से अधिक भारतीय अमेरिकियों की जनसंख्या है। हाउडी दक्षिण पश्चिम अमेरिका में आमतौर पर दोस्ताना अभिवादन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, जिसका मतलब होता है आप कैसे हैं। सम्मेलन का टैगलाइन साझा सपने उज्जवल भविष्य है, जो भारतीय अमेरिकियों को योगदान को उजागर करेगा। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से पीएम मोदी का अमेरिका में ये तीसरा प्रमुख भाषण होगा। इससे पहले 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन और 2016 में सिलिकॉन वैली में पीएम मोदी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और दोनों ही कार्यक्रमों में 20,000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया था।